कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक वाक़या आया था जो कि कराची के नज़दीक एक आइलैंड से जुड़ा था। उस आइलैंड का नाम भेट आइलैंड है। आज उन्हीं लिसनर ने हमारे साथ एक और वाक़या शेयर किया है जो कि उसी आइलैंड से जुड़ा है और उनकी दादी का वाक़या है जो उनकी दादी के साथ उनके बचपन में पेश आया था। इस वाक़े को सुनने के लिए आपको काफ़ी मजबूत दिल चाहिए और अगर इन केस आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए तो आप आइदर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज़ लिखकर शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम जमीन है। इससे पहले मैंने भेट आइलैंड की कहानी शेयर की थी जो कि कराची के पास है। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि मेरे पास उस आइलैंड से जुड़े और भी बहुत सारे वाक़यात हैं क्योंकि मेरे बड़ों का वहाँ से ताल्लुक़ है। यह बीती मेरी दादी की है जो कि वहाँ की रिहायशी थी। ये वाक़या मेरी दादी के बचपन से जुड़ा है। आइलैंड पर एक मज़ार है किसी बुज़ुर्ग का जिनका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी। जब वो बुज़ुर्ग हयात थे तब मेरी दादी और उनकी सहेलियाँ 9 या 10 बरस की थी। दादी बताती हैं कि वो बुज़ुर्ग आइलैंड के किनारे एक लकड़ी के घर में रहा करते थे और उनके घर के बाहर के सहन में हम उन सब से कुरान पढ़ने जाया करते थे। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद कुछ देर खेलते और फिर वापस घर आ जाया करते। लेकिन इसके साथ साथ अगर उन बुज़ुर्ग के घर कोई काम होता तो हम वो भी करवा दिया करते, जैसे कि घर की सफाई करना, पानी भर देना, क्योंकि उस ज़माने में पानी के मटके आइलैंड पर एक मखसूस जगह से भरे जाते थे। वो बुज़ुर्ग थे तो हम बच्चियों को कह देते थे कि कुछ सिक्कों की लालच में हम पानी उनके घर दे आया करते हैं और घर के छोटे मोटे काम भी हम कर दिया करते थे। मेरी दादी बताती हैं कि एक दिन वो और उनकी सहेलियाँ घर के बाहर खेल रही थी तो उन्होंने नोट किया कि वो बाबा यानी कि वो बुज़ुर्ग किसी से बातें कर रहे हैं जबकि वो कमरे के अंदर खुद अकेले थे। एक और बात दादी बताती थी कि जब वो वहाँ पर कुरान पाक पढ़ने जाया करती थी उनको और उनकी सहेलियों को सख्ती से उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि वो ज़्यादातर अपना वक्त इबादत में गुजारा करते थे और इबादत के दौरान वो किसी को जवाब नहीं देते थे। तो आज ये कमरे में बैठे किसी से बातें कर रहे हैं और वो भी किससे जो कि नज़र नहीं आ रहा। खैर दादी और तमाम लड़कियों ने इस बात को दरगुजर किया और शाम से पहले अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। तो एक बार सारी सहेलियों ने और दादी जान ने उनसे पूछा कि आप अंदर कमरे में किससे बातें करते हैं जबकि आप तो अकेले होते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग अपने काम से काम रखो और अंधेरा होने से पहले भाग जाया करो यहाँ से। तो दादी वगैरह को ये जवाब मुनासिब नहीं लगा। फिर पूछा कि बताएं किस से बातें करते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ जिन्नात हैं, वो इनसे बातें करते हैं और इनके पास आते हैं। उन बुज़ुर्ग ने जो बात कही थी वो सच थी और उन्होंने झूठ कभी नहीं कहा था अपनी ज़िंदगी में। ये बात सुनने के बाद सब लड़कियां उन्हें तंग करने लगीं कि हमें भी जिन देखना है, हमें भी जिन्नात दिखाएं, पर वो हर बार टाल देते थे। ज़्यादा कहने के बाद वो यही कहते थे कि बच्चे हो, तुम डर जाओगे, लिहाजा इस ज़िद को छोड़ दो। लेकिन दादी और उनकी सहेलियों ने ज़िद नहीं छोड़ी थी। आखिरकार एक दिन उन बुज़ुर्ग ने हाँ कर दी और तमाम लड़कियों से वादा करवाया कि ये बात किसी को बतानी नहीं और शोर हरगिज़ नहीं मचाना। तमाम सहेलियों ने हामी भर ली थी। तो बुज़ुर्ग ने एक गोल दायरा बनाया और उस दायरे में सारी लड़कियों को खड़े रहने को कहा और कहा कि अपनी आंखें बंद करो जब तक कि मैं ना कहूँ। आंखें तुम सब ने नहीं खोलनी। दादी और उनकी तमाम सहेलियाँ उस दायरे में काफ़ी देर खड़े रहे तो उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी और कुछ देर बाद आंखें खोलने को कहा। तो सब लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी अपनी आंखें खोली और जब आंखें खोली तो देखते हैं कि हमारे सामने, हमारे आगे, हमारे पीछे छोटे छोटे आदमी जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़े बड़े कान हैं और उनका कद 4 फीट से भी कम है और उनकी पीठ बाहर की तरफ निकली हुई थी और कोई ऐसी जगह नहीं थी जो इन मखलूक से खाली हो। वो समंदर का किनारा इन पूरी मखलूक से भरा पड़ा था। वादे के मुताबिक हमने शोर नहीं मचाया, बस खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो नज़ारा हमसे देखा नहीं जा रहा था। जो मंजर हमने देखा वो चंद ही सेकंड का होगा और उसके बाद सब कुछ गायब हो गया, जैसे वहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। इसके बाद हमें काफ़ी देर बाद उन बुज़ुर्ग ने उस हिसार से निकलने का कहा था। जब हम हिसार से बाहर निकले तो उसके बाद हम अपने घर वापस गए और दोबारा कभी उनसे ना तो जन्नत का जिक्र किया और ना ही जन्नत से जुड़ी किसी किस्म की ज़िद की।
मेरा नाम उज़ैर है और मैं आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखता हूँ। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। ये वाक़या मेरे साथ रमज़ान में पेश आया था। हुआ कुछ यूँ कि मैं सहरी के बाद नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद सोने के लिए लेट गया। हमारे कमरे में स्टेप लाइट लगी है। मेरी आदत है कि मैं स्टेप लाइट जलाकर सोता हूँ क्योंकि अंधेरे में कमरा बहुत पुरअसरार महसूस होता है। उस दिन बारिश की वजह से लाइट चली गई थी। सूरज अभी निकला नहीं था मगर हल्की सी रोशनी थी जिसमें कुछ हद तक कमरे में नज़र आ रहा था। मैं और मेरा बड़ा भाई अहमद एक साथ ही सोते हैं। हम आपस में बातें कर रहे थे। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि मुझे और मेरे भाई दोनों को एक आवाज़ आई। ताजुब की बात यह थी कि उस वक्त कमरे में सिर्फ हम दो थे और हमारे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। और अचानक हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। जब हमें वो आवाज़ सुनाई दी तो पहले तो हमने सिर्फ खामोशी इख्तियार की और एक दूसरे को देखा। उसके बाद हमने एक दूसरे से जब पूछा तो हम दोनों के अंदाजे के मुताबिक जो हमें समझ आई थी कि वो आवाज़ हमसे कह रही है कि खामोश रहो या चुप करो। अब ये बात अलग है कि अगर मेरा भाई वो आवाज़ निकालता तो भारी आवाज़ आती, पर इतनी भारी आवाज़ में वो आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। आवाज़ बिल्कुल हमारे कानों में आई थी जैसे किसी ने करीब आकर सरगोशी की हो। हमने ज़ाहिरी तौर पर इग्नोर किया, पर अंदर ही अंदर डर का आलम हम दोनों पर तारी था जो कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। फिर हम अपनी बातों में मगन हो गए। हम संडे की क्रिकेट मैच की प्लानिंग कर रहे थे कि मेरी नज़र मेरे भाई के पीछे कुछ चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। अब रोशनी इस तरह से बयान की जाएगी कि मुझे अंधेरे में दो छोटे छोटे सफ़ेद डॉट्स नज़र आए। जब मैंने उन पर गौर किया तो वो डॉट्स नहीं बल्कि चमकती हुई कुछ आंखें थी और यूँ लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा नुमा अक्स है जो कि मेरे भाई के करीब खड़ा है। मैं और मेरा भाई डर के बेड से नीचे उतरे और लाइट जलाई। हमें उस वक्त इस कदर शौक लगा कि ऐसे लगा जैसे पूरे जिस्म हमारे ठंडे पड़ गए हैं। फिर उसके बाद आंखें बंद की और सो गए। जो हमसे गलती हुई थी कि उस दौरान हम आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल गए थे। इसीलिए फिर मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मुझे सकता हो गया, यानी कि मैं स्लीप पैरालिसिस में चला गया था। मेरी आंख खुली हुई थी तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं किसी अनजान शख्स के ऊपर लेटा हूँ और उसने नीचे से मेरे बाजू पकड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बेबसी पर हंस रहा है। मैं बिल्कुल अपने आप को हिला नहीं पा रहा था, ना मुंह से कुछ बोल पा रहा था। फिर मैंने दिल में आयतुल कुर्सी शुरू की कि अब की बार मुझे समझ नहीं आ रही थी। जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा तो वो नीचे लेटा शख्स उसको रिवर्स तरीके से दोहराता था जिससे मैं आयतुल कुर्सी दरमियान से भूल जाता था। ऐसा 3 से 4 दफ़ा हुआ। फिर बहुत मुश्किल से मैंने आयतुल कुर्सी मुकम्मल की। फिर जाकर मेरा स्लीप पैरालिसिस जो था वो टूटा। मैंने जब आसपास के माहौल को जाना तो मेरा भाई बिस्तर पर नहीं था। मैं बाहर गया तो वो पौधों को पानी दे रहा था। मैंने उसे सारा वाक़या लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताया तो वो भी ये सुन के डर गया। हमने ये बात अपनी वालिदा से डिस्कस की तो उन्होंने हमें सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर सोने की तलकीन की। अब फ़िलहाल तो कोई ऐसा वाक़या दोबारा पेश नहीं आया, मगर मेरे पास और भी वाक़यात हैं जो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरा नाम आमना है और मैं आपको तब से फॉलो कर रही हूँ जब आपका नाम द ग्राफिकल टूट था। तब से लेकर अब तक मुझे आपका कंटेंट बेहद पसंद है। ये कहानी मेरी कज़न की है जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ, पर उनके साथ जो हुआ वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या था। इस सब सिलसिले का आगाज़ तब हुआ जब मेरी खाला ने अपना घर चेंज किया, क्योंकि इससे पहले वो एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे जहाँ उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल थे। आखिरकार उन्होंने घर चेंज कर लिया और एक अच्छी और रिनाउंड सोसाइटी के अंदर कर लिया। जब वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए थे तब मेरी कज़न के साथ मसले स्टार्ट होना शुरू हो गए। मेरी कज़न अलग रूम में शिफ्ट हुई थी जो कि ऊपर वाले पोर्शन में है, जबकि बाकी घर वालों ने अभी सारा सामान सेट नहीं किया था। मेरी कज़न को उस दौरान स्किन एलर्जी हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत एहतियात के साथ रात को सोया करती थी। जब वो रात को सोती थी तो अचानक डर के मारे उसकी आंख खुल जाती थी, बकौल उसके कि उसे कोई नज़र आता था। कुछ अर्सा उसने इग्नोर किया कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन एक रोज़ वो सो रही थी और उसको खिड़की से कोई नज़र आया जिसने उसको बाकायदा थप्पड़ मारने की कोशिश भी की। जब ये बात सारे घर वालों को पता चली तो उन सब ने इसको उसका वहम समझा और कहा कि मे बी ये बात उसने खुद से बनाई हो, क्योंकि उसके बारे में उसका ऐसा रवैया रखना कोई ताजुब की बात नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि
इस सिचुएशन पर शेर आया वाली कहावत भी पूरी उतरती है। बहरहाल कुछ दिन गुजरे और मामलात मज़ीद बिगड़ना शुरू हो गए। चीज़ें गायब हो जाती थीं और जहाँ से गायब होती थीं कुछ देर बाद वहीं से वापस मिल जाती थीं। उन सब घर वालों को बाकायदा महसूस होने लगा कि उनके साथ कोई और भी है। ख़ास तौर पर मेरी कज़न जो कि अकेली ऊपर वाले पोर्शन में रह रही थी, वो इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर हो रही थी। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए थे, इतने ज़्यादा कि कॉन्स्टेंटली उसको फिट्स पड़ते रहते थे। पहले उसको डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने डायग्नोज किया कि वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का शिकार है। यहाँ तक कि उसकी अम्मी को कहा कि अगर आप इसे टाइम पर ना लेके आती तो इसकी मेंटल हेल्थ मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाती। मेरी कज़न ने दवाइयाँ स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी आलिम को भी दिखाया जाए। जब आलिम के पास गए तो उसने मेरी कज़न की कमीज़ मांगी और जब उसको चेक करवाया तो उसने कहा कि इस पर बहुत भारी साया है और ये किसी ऐसी जगह से गुजरी है जहाँ वो मखलूक आबाद थी। ये सब सुन के मेरी खाला काफ़ी डर गई और उन्होंने उसका कमरा चेंज कर लिया। फिर एक दिन उसके चाचा उनके घर विज़िट करने आए और उस दौरान मेरी कज़न को फिट्स पड़ने लग गए तो उसके चाचा फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ हॉस्पिटल में वो चीखने चिल्लाने लग गई और बहुत रो रही थी और साथ ही साथ कह रही थी कि उसे कोई नज़र आ रहा है और वो वापस घर नहीं जाना चाहती। कोई है जो उसको तंग करता है। तो उसके चाचा उसे अपने घर वापस ले आए और कहा कि ये वापस अपने घर नहीं जाएगी। फिर मेरी खाला को वापस पुराने घर आना पड़ा क्योंकि नए घर में बहुत मसले मसाइल हो चुके थे और वहाँ मज़ीद रहना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं था। जिस दिन वो वापस आए, इस सब के बाद अभी रिसेंटली मेरी कज़न को ईद की गैदरिंग पे सबके सामने फिट्स पड़े तो वो तब भी रोने लग गई कि उसको कोई नज़र आ रहा है। अब तो उनका घर भी चेंज हो चुका है लेकिन मेरी कज़न पे अब भी बहुत भारी असर है और उसका इलाज भी चल रहा है। खाला के बकौल तो फ़र्क पड़ता है लेकिन मसले अभी भी वही हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा और वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आमिल हज़रात शामिल होते हैं और इस दफ़ा मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ आई थी जो कि बहुत ही नामुनासिब सी थी, इसलिए मैंने उन्हें ऐड नहीं किया। इन केस वो लोग सोच रहे हैं कि हमारी स्टोरीज़ को ऐड क्यों नहीं किया गया। तो स्पेशली ये जो स्टोरी जो हमने अभी बिल्कुल सुनी है, कोई भी शख्स जो आपकी पोजेशन में से कोई चीज़ आपसे मांगे, वो आपकी कमीज़ हो या फिर इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो आपकी पोजेशन में है, वो शख्स एक गैर इस्लामी तरीके को अपना रहा है जो कि हमारे दीन में हर लिहाज से नामुनासिब है। तो ऐसे लोगों से बचें। अल्लाह ताला कुरान में खुद कहते हैं कि मैं अपने बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जब अल्लाह ताला आपके इतने करीब हैं तो फिर आप क्यों किसी और के पास मदद के लिए जाते हैं। अब अक्सर यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम जब बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है और जब गाड़ी ख़राब होती है तो मैकेनिक की ज़रूरत होती है, तो वो वसीला बनते हैं, दिस एंड दैट। बात कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला एक इंडिपेंडेंट बीइंग है जो ना तो कोई डॉक्टर हैं और ना ही कोई मैकेनिक है। वो हर शय पे कादिर हैं, इसीलिए उन्हें अल वहाब कहा जाता है। और ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये वो अल्फाज है जिनका जिक्र अल्लाह ताला हमसे खुद कुरान में करते हैं। तो अगर हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें तो हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। बट एनी हाउ, बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप और सारे देखने वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम मरियम है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आपके चैनल को तब से फॉलो कर रही हूँ जब आपके चैनल का नाम द ग्राफिकल डूड हुआ करता था और मुझे शुरू से ही आपका कंटेंट बेहद पसंद है। मेरे अब्बा की नेवल सर्विस होने की वजह से हमें सियालकोट से कराची मूव करना पड़ा। तब मेरी उम्र सिर्फ 3 साल की थी। तो हमारी सारी एक्सटेंडेड फैमिली, सब रिश्तेदार सियालकोट में ही रह गए, जहाँ हम हर साल सिर्फ वेकेशंस में जाया करते थे। ये बात 2013 की है जब मैं 13 साल की थी और हम 4 साल बाद सियालकोट गए थे। हमसे मुराद सिर्फ मेरी अम्मी, मुझसे 2 साल बड़ा भाई और मैं। अब्बू और सबसे बड़े भाई कराची में ही थे। सियालकोट में जाके मेनली हमारा स्टे नाना अब्बू के घर ही होता था, लेकिन वहाँ हम बाकी रिश्तेदारों की तरफ भी चले जाया करते थे और वहाँ स्टे भी कर लेते थे, जो कि 1 या 2 वीक्स तक का होता था। उस बार भी ऐसा ही हुआ। अब क्योंकि हम 4 साल बाद गए थे तो सब बेइंतहा खुश भी थे और सबकी कोशिश थी कि हम उनकी तरफ ज़्यादा दिनों के लिए रुकें। उसी मिलने मिलाने में हमारा प्रोग्राम अम्मी की फूफो के गाँव का बना। हम उनके घर गए और वहाँ हमने कुछ दिन तक स्टे किया। अब हुआ यूँ कि मुझे इंटरेस्ट रहा है हमेशा से हॉरर स्टोरीज़ में, और वो भी सिर्फ कहानियों की हद तक नहीं, वो कहानियाँ जो कि सच पर मबनी हो। वहाँ अम्मी की कज़न्स जो कि हमारी खाला ही लगती हैं, उनसे
रात में रोज़ कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनने की जिद करना मेरा मामूल बन गया था, जिसकी वजह से मेरे दिल में एक खौफ बैठने लगा था। अब एक दिन उसी गांव में मैं एक घर से दूसरे घर वापस जा रही थी। क्योंकि गर्मियाँ थीं तो तपती दोपहर में गलियाँ सुनसान होती हैं, मोस्टली लोग सो रहे होते हैं और घर से नहीं निकलते। मैं अपनी गली से एक गली पहले वाली गली में पहुंची तो वहाँ मेरे उल्टे हाथ पर एक घर था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने चलते हुए ऐसे ही बिना कुछ सोचे उस घर के अंदर नज़र डाली तो सामने का नज़ारा देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। एक पल को देखकर तो मैं यकीन ही नहीं कर पाई। मैं देखती हूँ कि सामने सहन के उस पार पिलर के साथ जंजीरों से एक लड़की बंधी हुई है, जो कि कोशिश कर रही है कि किसी तरह उन जंजीरों से आज़ाद हो जाए। उस लड़की की हालत दिखने में बहुत उलझी हुई थी और अजीब भी थी। मैं खड़े खड़े उसे देखने लगी, ये सोचते हुए कि उस बेचारी को ऐसे क्यों बांध कर रखा गया है कि अचानक से उसने अपना रुख मेरी तरफ किया, अपनी गर्दन को मोड़ते हुए। और जैसे ही उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी और नज़र मुझसे मिली तो मेरी जैसी जान निकल गई हो, क्योंकि उसके देखने का अंदाज़ बेहद खौफनाक था। मैंने हिम्मत की, वहाँ से भागी और घर में आके घुस गई। ग्राउंड फ्लोर पर ज़रूरत के अलावा कोई आता जाता नहीं था, मोस्टली सारे लोग फर्स्ट फ्लोर पर हुआ करते थे। मैं भागकर ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने तक मुझे महसूस हो रहा था कि सीढ़ियों पर पीछे मुझे कोई देख रहा है। मुझे मुसलसल अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैं जैसे ऊपर आई, मैंने अपना सांस बहाल किया, पानी वगैरह पिया और ख़ुद को नॉर्मल किया, लेकिन मैंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ दिन गुजरे और मेरे अब्बू भी कराची से सियालकोट आ गए। वो भी अम्मी की फुप्पो, जो कि अब्बू की खाला लगती हैं, उनकी तरफ आए। वहीं साथ अम्मी के चाचा का घर भी है, तो उन्होंने एक दिन दावत का प्रोग्राम बना लिया। अगले दिन उनके यहाँ दावत पर हम सब गए थे। जब दावत का खाना खाकर सब लोग फारिग हो गए तो उसके बाद मैं ताज़ी हवा हासिल करने टेरेस पर गई। बताती चलूँ कि टेरेस पर एक कमरा है जिसके साथ एक बाथरूम अटैच्ड है, लेकिन उस कमरे को ज़्यादातर एक स्टोर रूम की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं उस टेरेस पर मौजूद थी कि मैंने देखा कि टेरेस के पार उस लड़की की घर की छत है जिसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था, और वो लड़की उस वक्त अपने घर की छत पर खड़ी हुई थी और मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं न आँख झपक सकी, ना ही अपनी जगह से हिल सकी। वो बिल्कुल साकत खड़ी मुझे ही देखे जा रही थी, घूर रही थी, और मैं उसे देखकर हैरान कुन थी और कुछ सोच नहीं पा रही थी कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे देखते देखते उस लड़की ने ऐसे अंदाज में मुझे मुस्कुराहट दी कि जो मैं आम अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बस इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसी मुस्कुराहट जो हमें आमतौर पर हॉरर मूवीज़ में देखने को मिलती है। अब ये सब क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं सकती थी तो मैं फ़ौरन भागकर नीचे आई और मैंने अपनी अम्मी की कज़न्स को उस लड़की के बारे में बताया। तब मुझे पता चला कि वो लड़की बेसिकली पोजेस्ड है, और उसकी पोजेशन की कहानी कुछ इस तरह से बयान की जाती है कि गांव से बाहर एक स्कूल हुआ करता था जहां गांव के ऑलमोस्ट सभी बच्चे जाया करते थे। ये लड़की भी वहीं पढ़ती थी। हुआ यूं कि उसके स्कूल का एक हिस्सा हॉन्टेड था, जहाँ पर ख़ास तौर पर मना किया जाता था कि किसी किस्म की गंदगी ना फैलाई जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि स्कूल के उस हिस्से में जन्नात का बसेरा था। अब एक बार स्कूल से वापसी पर इस लड़की को हाजत महसूस हुई, क्योंकि घर अभी दूर था, तो उसने इमरजेंसी की सूरत में स्कूल के उसी हिस्से में हाजत कर दी जहाँ पर मना किया गया था। और उसकी इस गलती की सज़ा उसे यूँ मिली कि उस पर वहाँ के जन्नात ने अपना असर कर दिया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बिहेवियरल इश्यूज एक्सट्रीम होते गए, इतने स्वेर कि उसे अपने ही घर में जंजीरों में कैद करना पड़ गया। उस पर हर वक्त कोई न कोई सिचुएशन हावी रहती थी। ऐसे लगता था कि उसके अंदर कोई और मखलूक है जो कि दूसरों से हम कलाम हो रही है। सब इलाज करवा लिए गए लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। उसे बगैर किसी घर वाले की प्रेजेंस के कभी भी जंजीरों से खोला नहीं गया और ना ही यूं अकेले छोड़ा जाता था कि वो छत पर भी आ जा सके। अब ये सब सुन के मेरे हवास तो जवाब दे गए कि आखिर उस वक्त वो लड़की अकेली छत पर कैसे खड़ी थी, वो भी इस तरह से कि उसे अंदाज़ा हो कि मैं वहीं उस छत से कुछ फासले पर दूसरे घर की छत के कमरे में मौजूद थी। इसके बाद हम उस गांव में कुछ दिन और रहे और उसके बाद हमारा कराची वापस आना हो गया। जब कराची आए तो उसके बाद काफ़ी अरसे तक हम दोबारा सियालकोट नहीं गए। जब हम कराची वापस आए तो 2016 तक हमारा दोबारा सियालकोट जाना नहीं हुआ। जब 2016 में हम दोबारा सियालकोट गए तो हमारा अम्मी की फुप्पो के यहाँ तो जाना नहीं हुआ जिस गांव में उस लड़की का घर है, लेकिन मुझे अपनी कज़न से ये खबर मिली कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है।
दुआ है कि अल्लाह ताला उस लड़की के तमाम गुनाहों को माफ़ करें और हम सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, क्योंकि जन्नात की मौजूदगी से इनकार नहीं है, क्योंकि जन्नात भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है जिनका जिक्र कुरान में बाकायदा तौर पर मौजूद है। मेरा नाम सहरिश है और मैं ज़िला गोजरा की रहने वाली हूँ। ये वाक़या मेरी अपनी फैमिली में हुआ और हमारे जहनों पर बुरी तरह असरअंदाज हुआ। मैं अपने 6 बहन भाइयों की लाडली बहन हूँ। छोटे होने की वजह से मेरे भाई हर मामले में मेरे लिए बहुत केयरिंग साबित होते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्टडीज़ के बाद लाहौर इंटर्नशिप करने आई थी। जिस हॉस्पिटल में मैं इंटर्नशिप कर रही थी वो लाहौर सिटी से कुछ फासले पर था। काफ़ी सुनसान और वीरान इलाका था। रोड्स भी प्रॉपर तरह से बनी नहीं हुई थी उस वक्त। तो वहाँ मुझे हॉस्टल छोड़ने मेरे एक भाई आया करते थे जिनका नाम महमूद था। वो काफ़ी खुश मिजाज थे और हर एक से उनकी अच्छी गपशप हो जाती थी। अब उस हॉस्पिटल में जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी एक मेल नर्स था जो कि मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन उस मेल नर्स से मेरे भाई की काफ़ी दोस्ती थी। जब भी भाई मुझे छोड़ने या लेने आते काफ़ी टाइम उसके साथ बैठकर बातें किया करते। सब नॉर्मल चल रहा था कि एक दफ़ा जब वीकेंड पे भाई मुझे घर ले जाने आए तो उस वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं ऑफ टाइम के बाद बाहर आ रही थी तो मैंने भाई और उस मेल नर्स को देखा कि वो जैसे किसी चीज़ पर बहस कर रहे हो। दूर से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि बात क्या है, लेकिन इतना पता लग गया था कि उनके दरमियान कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। मैं जल्दी से भाई की तरफ गई कि बात ज़्यादा बढ़ ना जाए, लेकिन मेरे जाते ही दोनों खामोश हो गए और मेल नर्स ने अजीब आंखों से मेरे भाई को देखते हुए एक बात कही जिसको आज भी सोचो तो खौफ आता है। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने भाई से पूछा कि ये क्या मामला था, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद से भाई काफ़ी सीरियस और चुप चुप रहने लगे। दिमाग अक्सर हाजिर नहीं रहता था, बहुत जल्दी जोन आउट हो जाते थे और अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते थे। इसी तरह एक दिन हमें उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। हम डर के भागे और उनको देखा कि उनकी हालत काफ़ी अजीब हुई थी। पानी पिलाया, होश में थोड़ी देर बाद आए तो कहते हैं कि मैंने जिन की पिटाई की है। हमें बहुत हैरानी हुई कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सब बहुत अजीब था और भाई के मुंह से ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के अल्फाज सुनना किसी अजीब बात से कम नहीं था। उनका कहना था कि कोई जिन या चुड़ैल थी जो उनका गला दबा रही थी और उन्होंने उससे मारा। हमें ये सब समझ नहीं आ रहा था तो हमारे हमसाये में एक अंकल ने हमें किसी आमिल के बारे में बताया। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि शायद वो आमिल आपके इस मामले में कुछ हेल्प कर सके। खैर, मेरे सबसे बड़े भाई उन आमिल के पास गए और उनको सारे हालात के बारे में बताया। फिर उन्हें घर लेकर आए। उन्होंने भाई को देखा और हम सबको कमरे से बाहर जाने का कहा। उसके बाद पता नहीं उस कमरे में क्या होता रहा, लेकिन हमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी बाहर। बाद में जब अंदर सबको बुलाया तो उन्होंने भाई की शर्ट ऊपर करके दिखाई। उनकी कमर पर नील पड़े हुए थे। कहीं कहीं पर तो ऐसे था जैसे उनकी चमड़ी किसी ने नोची हो। उन्होंने बताया कि इसने जिन को नहीं बल्कि जिन ने इसको पीटा है और वजह यह है कि इसने उनके घर को नापाक किया था। किस्सा मुख्तसर, भाई ने मोहल्ले में एक दरख्त था जिसके नीचे पखाना कर दिया था और वो जो भी जिन्नात थे वो भाई को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बहुत मुश्किलात आई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मेरा नाम रिमशा है और मैं रावलपिंडी DHA में रहती हूँ। ये वाक़यात जो मैं आज आपको बताऊँगी वो मेरे बाबा के साथ हुए थे, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे साथ भी हुए थे। DHA से पहले हम रावलपिंडी में ही मौजूद एक एरिया है जिसको कमेटी चौक के नाम से जाना जाता है, हम वहाँ पर रहते थे। बकौल हमारे बड़ों के कि उस घर में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे और कुछ असरात भी थे। एक दफ़ा हमारी अम्मी नानों की तरफ गई थी। हम सब बहन भाई बाबा के साथ घर पर थे। अम्मी को पता था कि घर में कुछ वाक़यात होते हैं, पर उस दिन तो जो हुआ वो बहुत अलग था। रात के 9 बज रहे थे। बाबा हमें घर छोड़कर बाहर किसी काम से चले गए और हमें कहा था कि तुम लोग ड्राइंग रूम में सो जाओ, और हम सब बहन भाई वहाँ सोने के लिए चले गए। मगर जब हमारी आँख खुली तो रूम की हालत ही बदल गई। हमने जब बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं बाहर था तो मुझे लगा कि घर में कुछ बुरा हो रहा है, और वो जब घर आए तो देखा जिस रूम में हम बहन भाई सो रहे थे उस रूम में आग लगी हुई है और हम सब बहन भाई बेहोश हैं। खैर, किसी भी तरह से वो आग ख़त्म की और उसके बाद हमें होश में लेकर आए और फिर हमने वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चले गए। लेकिन जिस नए घर में हम गए थे वहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी, लेकिन उस नौयत की नहीं थी
जो इससे पहले हम फेस कर रहे थे। 2023 में एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हम सबके साथ दोबारा शुरू हो गई कि जिसने हमारे होशो हवास उड़ा के रख दिए। हमारे घर के 2 पोर्शन हैं। हम बहन भाई ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैं ऊपर वाले पोर्शन में अपना काम कर रही थी कि अचानक मुझे नीचे से आवाज़ आई जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो, रिमशा। मुझे लगा शायद बाबा आ गए, उन्होंने मुझे आवाज़ दी है। मैं नीचे गई तो देखा नीचे कोई भी नहीं था। जैसे मैं वापस आई, ऊपर आने लगी, मुझे फिर से आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा साया था जो कि छत से टकरा रहा था। वो देखकर मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ा और ऊपर भाग के अपनी अम्मी के पास चली गई। पहले तो मेरे मुंह से कुछ लफ्ज़ निकल ही नहीं रहे थे। फिर मेरे बाबा ने मुझे तसल्ली दी, मुझे पानी वगैरह पिलाया और उसके बाद मुझसे जब पूछा तो मैंने उनको ये सारा वाक़या बताया। बाबा ने किसी आलिम से इस मामले के मुतालिक रुजू किया तो मालूम हुआ कि हमारे घर पे काले जादू का असर है। अब जब हमें ये पता चला तो उसे कुछ दिनों बाद मैं मामूल के मुताबिक सो रही थी तो मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला है और मुझे वहाँ से कोई देख रहा है। मैंने लाइट्स ऑन की तो वहाँ उस वक्त वो मंज़र देखकर मैं इस कदर खौफज़दा हुई कि मैं आम अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने कुछ भी ना सोचा और फ़ौरन लाइट्स ऑन की, लेकिन जब लाइट्स ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके मैंने दोबारा सोने की कोशिश की और फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। पर उसी रात की बात है कि दोबारा मेरी आंख खुली और मुझे अपने सीने पर एक दबाव महसूस हो रहा था। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना जिस्म हाथ पैर काम कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे कानों में सरगोशी मुझे सुनाई दे रही थी जो कि कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैंने रोना शुरू किया और उसने मेरा हाथ छोड़ा और मैंने फिर कलमा पढ़ा, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और ख़ुद पर हिसार बांधा। जब दोबारा मैंने इस सब के बारे में अपने घर वालों को बताया तो मेरे वालिद साहब ने दोबारा से सब के मुतालिक जब रुजू किया तो हमें पता चला कि इस बार दोबारा काला जादू हुआ है और इस दफ़ा पहले से ज़्यादा ज़ोर से करवाया गया था। अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सब को काले जादू की नहूसत से अपनी पनाह में रखें और जो लोग दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं उनको हिदायत दें। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।